पहला सवाल है, पढ़े जी, क्या लिखा हुआ है? पढ़े, क्या लिखा हुआ है? Uh, व्हाट इज what is the total annual cost of holding inventory of the component? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का। Total annual holding cost का ही- टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री। holding cost per unit times average inventory. यस। वो ही और CH times quantity divide by 2. टू, यस, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता था? क्यू डिवाइड बाय Average टू। inventory का ऑर्डर buffer क्वांटिटी, plus यस, प्लस बफर। बिल्कुल। ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय टू, और अगर बफर स्टॉक दिया तो उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलाज की सारी गेम है। फॉर्मूलाज आपको याद हुए, आपको सब कुछ याद हो। अब मैं ये देखता वाले हूँ। दिए हुए होंगे एग्जाम में। नहीं, ये वाला नहीं दिया होगा। MA2 में तो खैर आपको नहीं दिया होगा, मैं F2 की बात कर रहा हूँ। F2 में EOQ EBQ दिया होगा। F2 में जो मुश्किल फॉर्मूलाज है वो आपको दिए होंगे। ये वाला नहीं दिया हुआ है ये ये जी। वाला नहीं दिया होगा, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, हाँ, जी जी। अब स्टार्ट करते हैं। A manufacturing company uses 28,000 components per year at even rate during the year. Each order placed with the supplier of the component is 1,500 components. ऑर्डर का तो यहाँ पर वैसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है। विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कि ये क्या होगा इस फॉर्मूले में? क्यू होगा। ठीक है, क्यू ऑर्डर क्वांटिटी है ना। तो इस सिचुएशन में ईओ क्यू है, तो मतलब वो भी ऑर्डर क्वांटिटी है, तो 1500 ये होगी डिवाइडेड बाई टू। क्लियर है ये बात? ये पॉइंट क्लियर है ना? जी। और कंपनी साथ बफर इन्वेंट्री 700 कंपोनेंट्स होल्ड करिए, तो वो भी 700 ऐड कर देंगे। तो 1500 डिवाइड बाई टू 750, 750 प्लस 700 आपके पास आ जाएगा 1450। आपके पास एवरेज इन्वेंट्री 1450 आ गई, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या है? 3। 3। 3 टाइम्स 1450, कितना आएगा आंसर? 4350। 4350 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्यू का मतलब ऑर्डर क्वांटिटी होता है। सवाल में अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दी हो तो है, तो वो भी ऑर्डर क्वांटिटी ही ना। ये आपने याद रखना। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस और मटेरियल इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2026? तो ये वही टी अकाउंट है, मैंने लेक्चर में भी बताया हुआ है। ओपनिंग यहाँ पर आएगा। जो चीज़ स्टोर में आ रही है वो डेबिट साइड पे आती है, जो चीज़ स्टोर से जा रही है वो क्रेडिट साइड पे आती है। ठीक है, परचेज आपने किया है मटेरियल, तो इसका मतलब वो यहाँ पर आएगा। प्रोडक्शन में इशू की है, इशू की है यानी कि स्टोर से आपने इशू कर दिया, बाहर जा रहा है, तो 165 होगा। फिर मटेरियल्स आपने राइट ऑफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए यानी कि वो या तो खराब हो गए होंगे या फिर मतलब वो डैमेज हो गए होंगे, राइट ऑफ कर दिए, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा 4। फिर कुछ मटेरियल आपको स्टोर्स में रिटर्न कराया गया, तो स्टोर्स में जो चीज आ रही है मैंने आपको बताया वो डेबिट साइड पे आती है। ठीक है, जो चीज आप परचेज करते हो वो स्टोर में आती है ना, तो इसलिए मैंने डेबिट पे लिखा है। तो रिटर्न टू स्टोर्स भी यहाँ पर आएगा। सप्लायर को कुछ आपने चीजें वापस कर दी है, तो इसका मतलब स्टोर से वो बाहर जा रही है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एक क्रेडिट साइड। अब टोटल कर लेते हैं दोनों। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आता है, ओपनिंग, तो इसका मतलब है क्लोजिंग इस साइड पे आएगा। 176 यहाँ पर, एक मिनट, रिटर्न टू, 185। इसमें यहाँ रिटर्न पर, रिटर्न टू स्टोर्स भी आएगा। हाँ इसमें ये भी आएगा ना। 9। ये तो ओपनिंग है। इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आएगी 15। ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड पे आती है ना, क्लोजिंग क्रेडिट पे। जी। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, साथ ये परचेजेज आ गई, और ये रिटर्न्स आ गए। 176 प्लस 15, 191 प्लस 9 आपका 200 हो जाता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसका मतलब है 200 होगा। जबकि यहाँ पर आंसर जो टोटल इनका आ रहा है वो आ रहा है 177। तो इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? 23। तो वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, एफ ठीक ए है। वन एफ ए टू वाली चीजें ये पता है ना आपको, बैलेंसिंग फिगर का कैसे निकालते हैं? जी जी। बस इससे आपने निकालना है। ये आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल है, एसेट है, इन्वेंट्री है, एसेट है, डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होता है, तो क्लोजिंग क्रेडिट पे होगा। अब फॉर एग्जांपल वो सवाल में आपको क्लोजिंग देता और पूछता ये बताओ कि इश्यूज कितने हुए प्रोडक्शन में, यानी कि ये चीज पूछ लेता, तो स्टिल जो है आपने बैलेंसिंग फिगर जो थी उसको बता देना था कि यार ये बैलेंसिंग है तो ये इशू होगी। ऐसे आपको अगर ये पैटर्न पता हो ना तो फिर वो आप कर लेंगे। मैंने लेक्चर में भी आपको ये चीज बताई हुई है। इसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
A stores ledger account will be updated from goods received note only. स्टोर लेजर अकाउंट को आप गुड्स रिसीव नोट से ही अपडेट करते हो, तो ये गलत है। स्टोर लेजर अकाउंट अपडेट होता है, कोई चीज आप रिसीव कर रहे हो उससे भी होता है, कोई चीज आप इशू कर रहे हो उससे भी होता है, ठीक है। स्टोर लेजर अकाउंट में आप ये देखते हो कितनी रिसीट्स आ रही है, कितने इश्यूज आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिसीट से वो अपडेट नहीं होता। ये जो ओनली लिखा हुआ है ना, यही स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये तो गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी है, A store's requisition will only detail the type of product required by the customers. नहीं, जो स्टोर्स रिक्वेजिशन होगा, जो आप स्टोर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, बेसिकली मटेरियल रिक्वेजिशन की बात कर रहे हैं। तो जब आप कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे होते हो तो आप उसको ये नहीं बताते मुझे मटेरियल ए चाहिए, आप उसको ये भी बताते हो मुझे मटेरियल ए चाहिए और 1000 kg चाहिए, यानी कि सिर्फ टाइप नहीं होता, आपको क्वांटिटी भी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी गलत है। उसने लिखा हुआ है सिर्फ आप ये बताते हो यार मुझे मटेरियल एक्स चाहिए, मटेरियल वाई चाहिए, नहीं, आप ये भी बताते हो कितनी क्वांटिटी में चाहिए। फिर वो कहता है लीड टाइम की डेफिनेशन ये है कि द टर्म लीड टाइम इज बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द टाइम बिटवीन रिसीविंग एन ऑर्डर एंड पेइंग फॉर इट। ऑर्डर को रिसीव करने और उसके पैसे देने के दरमियान जो टाइम है उसको आप लीड टाइम कहते हो, नहीं। लीड टाइम कहते हो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जब ऑर्डर आपको रिसीव होता है, उन दोनों के दरमियान जो टाइम होता है उसको आप लीड टाइम कहते हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ये लास्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी कि अगर आपने कोई ऑथराइजेशन करनी है स्टोर से, तो अगर कोई आपने इशू करना है स्टोर से तो आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स वाले लेक्चर में कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी ऑथराइजेशन रेलिवेंट मैनेजर से जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। ये लीड टाइम में और ऑर्डर जब हमने किया और फिर रिसीव किया वो है रिसीव, ना? उन दोनों के दरमियान जो टाइम होता है वो होता है। इससे लिखा हुआ है कि जब ऑर्डर आपने रिसीव किया और पेइंग उसके जो और पैसे दिए, तो ये गलत है ना। परपेचुअल इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? देखिए, इन्वेंट्री की दो तरह के मेजरमेंट्स होती है, एक होती है परपेचुअल इन्वेंट्री, एक होती है फिक्स इन्वेंट्री। फिक्स इन्वेंट्री सिस्टम होता है, उसमें जो फिक्स इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें ये होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल हर हफ्ते बाद देखते हो कि कितना आपने रिसीव किया है, कितना आपने इशू किया, टोटल बैलेंस आप हफ्ते बाद निकालते हो। परपेचुअल इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आप साथ साथ ही रिकॉर्ड कर देते हो। अगर आज इशू हुआ है तो आज ही आप रिकॉर्ड अपडेट कर दोगे, आज रिसीव हुआ है तो आप उसी वक्त रिकॉर्ड अपडेट कर दोगे। तो परपेचुअल इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जब इन्वेंट्री जो आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो वो उसी वक्त कर देते हो, ठीक है। इशू हो चाहे वो रिसीट्स हो, जो क्लोजिंग बैलेंस हो, आप साथ साथ ही मेंटेन करते रहते हो, ठीक है। सिंपल सी मिसाल ये है, आप एक शॉपकीपर है, आप एक सिस्टम ये है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज रिसीव हो रही है तो आप उसी वक्त लिख देते हो कि यार आज मैंने आज डेली की मेरी मेजरमेंट ये थी कि इतने मेरा एक्सपेंसेस हुए, इतने मुझे पैसे आए, ठीक है। एक ये सिस्टम हो गया, एक ये हो गया कि आप हर 10 दिन बाद टोटल कैलकुलेशन करते हो। तो ये दो डिफरेंट सिस्टम होते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आप जैसे इन्वेंट्री आ रही उसी वक्त आपने रिकॉर्डिंग कर दी, जैसे इन्वेंट्री जा रही उसी वक्त आपने रिकॉर्डिंग कर दी, उसी वक्त आपने उसी दिन का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। तो साथ साथ चीजों को लेकर चलने को आप परपेचुअल इन्वेंट्री कहते हो, ठीक है। क्लियर है ये? जी क्लियर है। उसके बाद है, व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर इशू ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल? इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल है, तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल है तो मुझे बताएं इनडायरेक्ट कॉस्ट किस में जाती है अकाउंट में? मैंने आपको बताया था ओवरहेड अकाउंट में जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाती है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगी। अब आपने, क्रेडिट साइड पे। बिल्कुल मटेरियल्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है ना, क्योंकि आप इशू कर रही हो तो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। डेबिट आपका हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड और क्रेडिट मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। जी। बट फिनिश गुड्स नहीं होगा क्योंकि आप प्रोडक्शन मटेरियल को इशू कर रहे हो, तो इसका मतलब है अभी उसमें प्रोडक्शन होगी तो वर्क इन, मतलब अभी उसमें प्रोडक्शन हुई है वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस दोनों नहीं होंगे क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में आप डायरेक्ट कॉस्ट को डील करते हो, इनडायरेक्ट को नहीं डील करते। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। 144 है, फॉर्म कंप्लीटेड, आपने बताना कौन सा डॉक्यूमेंट है। फॉर्म कंप्लीटेड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट डिटेलिंग इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स, बताएं जी। ये मटेरियल रिक्विजिशन। ये यहाँ पर एक मिनट, ये मटेरियल एक्विजिशन होगा बिल्कुल।
स्टोर डिपार्टमेंट में कुछ इन्वेंट्री चाहिए, वो फॉर्म है तो मटेरियल रिक्विजिशन होगा। मटेरियल्स आप सप्लायर को रिटर्न करते हो तो साथ कौन सा डॉक्यूमेंट भेजते हो? ये डेबिट नोट। डेबिट नोट को गुड्स रिटर्न नोट भी कहते हैं। गुड रिटर्न नोट। ठीक है, एक ही बात है, मैंने उधर शायद लिखा हुआ भी था, लेक्चर में था, मैंने मेंशन किया था ये। नहीं, शायद नहीं किया। ये F2 की बुक में है वैसे। गुड रिटर्न नोट और डेबिट नोट का एक ही मतलब है, नाम से ही वैसे आपको पता चल जाता है। उसके बाद थर्ड, फॉर्म कंप्लीटेड बाय स्टोर्स ऑन रिसीट ऑफ गुड्स। स्टोर्स वाले जो फॉर्म कंप्लीट करते हैं जब उनको गुड्स मिलते हैं, तो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? गुड्स रिसीव नोट। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले फॉर्म कंप्लीट करते हैं इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, वो कौन सा होगा? यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, एक मिनट। स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है, जो फॉर्म फिल करता है स्टोर्स डिपार्टमेंट के, ये मुझे इन्वेंट्री चाहिए, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेजिंग को वो बेचता है, तो वो परचेज एक्विजिशन होगी। स्टोर्स डिपार्टमेंट जो फॉर्म कंप्लीट करता है कि मुझे ये इन्वेंट्री चाहिए, तो वो परचेजिंग को कहता है, तो परचेज एक्विजिशन होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला जो है वो स्टोर्स को जो कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो वो मटेरियल एक्विजिशन होता है। तो ये उल्टा हमने कर दिया था, ठीक है। ठीक है। ले रही है? जी। सही है। 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंप्लीटेड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं, रिक्वायरिंग न्यू मटेरियल्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम सप्लायर्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले कौन सा फॉर्म फिल करेंगे? परचेज ऑर्डर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले, परचेजिंग वाले नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो फॉर्म फिल करता है उसको क्या कहते हैं? गुड्स रिक्विजिशन नोट होता है ना। मटेरियल्स रिक्विजिशन, गुड्स रिक्विजिशन एक ही बात है। देखिए ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं? मटेरियल रिक्विजिशन। ठीक है। स्टोर्स को वो बेचते हैं। स्टोर्स के पास अगर वो होता है तो वो दे देता है, अगर नहीं होता तो वो आगे रिक्वेस्ट करता है परचेजिंग वालों को। ऊपर भी आपने यही मिस्टेक की थी। अगर एक स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला फॉर्म फिल कर रहा है और कह रहा है मुझे इन्वेंट्री चाहिए, तो उसका मतलब है वो परचेजिंग वाले को कह रहा होगा। और अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि मुझे इन्वेंट्री चाहिए, तो वो मटेरियल रिक्विजिशन या गुड्स रिक्विजिशन होगा, और वो स्टोर्स वाले को यूजली कहता है। स्टोर्स वाला आगे फर्दर जो है ना परचेजिंग को और परचेजिंग सप्लायर को कहता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। गुड्स जी। रिक्विजिशन और मटेरियल रिक्विजिशन एक ही बात है, इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं। हाउ मच मटेरियल वॉज परचेज, तो अगेन ये इसमें वही करना है। ओपनिंग यहाँ पर आ जाएगा 23, क्लोजिंग यहाँ पर आ जाएगा 15। परचेजेज है तो इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगी। इशू जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 144, क्योंकि वो अब इशू कर रहे हो तो स्टोर से एक चीज जा रही है और स्टोर में एक चीज वापस आ रही है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा। टोटल कर लें आप, यहाँ पर 159 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके बैलेंसिंग में 159 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 23 + 5 28 आ रहा है। तो 159 में से 28 माइनस कर लें तो परचेजेज आपकी 131 आ जाएंगी। ट्रिपल जीरोज में वर्किंग है तो मैं यहाँ पर ट्रिपल जीरोज देख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अ, जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट टू मिनिमाइज लॉसेस फ्रॉम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से लॉसेस को अपने आप को बचाने के लिए आप क्या प्रोसीजर्स करते हो? पहला लिखा हुआ है कि जी आप स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करते हो फॉर परचेजेस। इससे क्या इन्वेंट्री का लॉस मिनिमाइज हो सकता है? नहीं। नहीं होता ना। इससे तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब आप कहोगे जी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है इन्वेंट्री की वो $4 है या $6 है, तो कॉस्ट को सिर्फ बताने से तो कोई इन्वेंट्री का लॉस नहीं बचता ना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टोर्स की नहीं। एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दो, यानी कि जो लोग सिर्फ जो रेलिवेंट है उनको जाने दो। जी, इससे इससे होगा। ये है। फिर रेगुलर स्टॉक टेकिंग करो। स्टॉक टेकिंग मैंने आपको बताया था, चेकिंग करो इन्वेंट्री की बार बार। तो क्या इससे? ये भी है। यस। 2 और 3 होगा 2 तो और ऑप्शन बी 3। होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये मैंने आपको एग्जांपल कराई हुई है। ठीक है, इसमें पीरियोडिक वेटेड एवरेज है, फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है।
आपने पीरियोडिक वेटेड एवरेज वाला मेथड इस्तेमाल करना है, उससे बताना है कि आंसर क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, और फाइफो से भी बताना है, और फिर बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आप कर लेंगे, सही है, कोई मसला नहीं है इसमें। पीरियोडिक वेटेड एवरेज से आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, फाइफो से निकालनी है, और बताना है किसकी ज्यादा है, बस दैट्स इट। ठीक है। ये ऑलरेडी मेथड्स मैंने आपको सारे कराए हैं। अब ये वाला ये क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो लेक्चर है उसमें मैंने थ्योरी में फाइफो और लाइफो के दरमियान रिलेशनशिप बताया था। अब यहाँ पर एवरेज मेथड के दरमियान भी रिलेशनशिप बताना है कि अगर प्राइस राइज हो रही है, कम हो रही है, तो एफ को और बाकियों में क्या वो होगा, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, ये जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं इन द ईयर एंड 31st August 20x4 A plus record shows closing inventory of 1000 units compared to 950 units of opening inventory. Which of the following statement is true assuming the prices have fallen out through the year? ठीक है, अगर प्राइसेस फॉल कर रही हैं, प्राइसेस फॉल कर रही हैं यानी कि प्राइसेस गिर रही हैं, ठीक है, और आपने बताना है कि आप फाइफो मेथड एक इस्तेमाल कर रही हो, एक एवरेज मेथड इस्तेमाल कर रही हो, ठीक है, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, हमने वो बताना है। अब एक रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए हर किसी भी जो है ना ऐसे थ्योरेटिकल सवाल में, कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कम, लेस। लेस होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस प्लस। प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, ये पता है आपको, जी। ये पता है ना, जी। सही है। अब एक और रिलेशनशिप मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। कम। कम होगी। कम होगी, क्योंकि माइनस हो रहा है यहाँ पर। माइनस। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, कम होगी। कम होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन आपको समझ आ गया तो आपके लिए इस तरह के सवाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है तो प्रॉफिट कम है, ठीक है ना। सही है, सेंस तो थोड़ा कम बन रहा है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ बस ज्यादा है तो यानी कि ज्यादा हमने है, कम सेल की है ना, तो लेकिन प्रॉफिट आप कैसे बात ज्यादा समझ हो नहीं, जाएगा। आप बात नहीं समझे। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, इसका मतलब है ये वाली फिगर ज्यादा है, ये वाली फिगर ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, कम होगी। और प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हो। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम है तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा ना। हम्म। ये दोबारा इसको गौर से देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले में से माइनस हो रही होती है, ठीक है ना। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। समझ आइए मेरी बात की। जी आ गई। ये रिलेशनशिप आपने समझना जरूरी है। देखें, इसका इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का इनवर्स रिलेशन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट का भी इनवर्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम, प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट कम। जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको समझ आ गई तो आपके लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। खैर, अब स्टार्ट करते हैं। अब प्राइसेस जो है वो फॉल कर रही हैं, प्राइसेस फॉल कर रही हैं, तो मुझे आप बताएं, ये चीज तो मैंने बताई हुई है, तो ये तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर प्राइसेस फॉल कर रही हैं तो मुझे बताएं फाइफो मेथड से क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का, चले पहले बता दें प्रॉफिट। मैं यहाँ पर एक डमी एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। प्राइसेस फॉल कर रही है, फॉर एग्जांपल 1 सितंबर को प्राइस थी, वो थी $6, 31 सितंबर को थी $4। अब अगर प्राइसेस फॉल हो रही है तो इसका मतलब है अगर आप फाइफो मेथड यूज कर रहे हो तो आपके जो
कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, वो कम होगी ज्यादा होगी फाइफो से? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, क्योंकि आप पहला जो इन्वेंट्री है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हो, तो इस वैल्यू पे आप इन्वेंट्री को दोगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी फाइफो से। कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट कम कम होगा। होगा। कम होगा, ठीक है। अब आप एवरेज मेथड यूज कर रहे हो। एवरेज मेथड में क्या होता है कि एवरेज मेथड में आप इन बिटवीन कॉस्ट निकालते हो, यानी कि एवरेज निकालते हो। ठीक है। एवरेज मेथड में आप इन बिटवीन कॉस्ट निकालते हो, तो एवरेज निकालते हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी मुझे बता दें, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी कम होगी फाइफो से? FIFO से क्लोजिंग इन्वेंट्री ये कम होगी। अब आपको कम कैसे होगी कि आप ये वाला जो पुरानी आइटम्स है वो पहले दे रहे हो, तो क्लोजिंग में ये रीसेंट वाली बच जाएंगी ना, तो रीसेंट वालों की जी कॉस्ट कम है। और दूसरा, आपको रिलेशन भी समझ आ गया कि यार क्लोजिंग और इन्वेंट्री और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर प्रॉफिट कम है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम होगी, जो मैंने आपको समझाया था। जी तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। ठीक है। अब एफको मेथड पे आते हैं, जो कि अभी तक डिस्कशन नहीं हुई, क्लास में भी नहीं हुई थी, ठीक है, लेक्चर्स में भी नहीं थी। एफको मेथड का मतलब क्या होता है? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड। एवरेज मेथड का मतलब ये होगा कि यार जब आप इन्वेंट्री इशू करोगे, तो ना 6 पे करोगे ना 4 पे करोगे, एक एवरेज कॉस्ट पे करोगे। एवरेज कॉस्ट पे करोगे ना, इन्वेंट्री ये होती थी एवरेज मेथड में, हमने पढ़ा था, हम एवरेज निकालते थे। इसका मतलब ये है कि जो आप इन्वेंट्री वैल्यू करोगे, एवरेज कॉस्ट फॉर एग्जांपल 6 + 4 10 डिवाइडेड बाई 2 5 है, तो आप फाइव। इनके इन बिटवीन जो कॉस्ट होगी उस पे करोगे। ठीक है। जी इन बिटवीन कॉस्ट पे आप करोगे। इन्वेंट्री को जो आप इशू करोगे वो इन बिटवीन कॉस्ट पे करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइफो में आप जो इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे 6 पे करोगे, और एवरेज में किस पे करोगे? 5 पे करोगे। तो एवको मेथड में आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी फाइफो के मुकाबले कम। में? कम कम। होगी। और प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, ये भी बता दें चलो। ये भी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, क्योंकि आपको रिलेशन समझ आ चुका है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का और प्रॉफिट का रिलेशन, इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझाया था। स्टूडेंट्स जो है वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, अगर उनको यही समझ आ जाए ना रिलेशन क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का, तो वो बस कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें। प्रॉफिट ज्यादा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ज्यादा होगी। क्लियर है? इस जी पे इस पे मैंने टाइम इसलिए ज्यादा लगाया है। ये रिकॉर्डिंग जो है ये आप वापस व्यू भी कर सकते हैं, तो इसको दोबारा व्यू भी करना है। इस रिलेशन को समझ के आप, तो ऐसे सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे, हलवा हो जाएंगे। अब बता दे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऊपर से देख के बताएं जी कौन। ये तो रॉन्ग है। बिल्कुल। वो कह रहा है प्रॉफिट फाइफो से हाइयर होगा, जबकि ऐसा नहीं है, एफको से हाइयर हो रहा है। बी। ये बी आंसर है। यस, बी आंसर है कि एफको के मुकाबले में फाइफो में प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों कम होगी। यहाँ पर ज्यादा है, वहां पर कम है। ठीक है। तो होपफुली ये रिलेशन जो है ना, या अच्छे तरीके से समझना है, ये रिलेशन ही की है ऐसे सवालों को करने का। फाइफो लाइफो के तो मैंने आपको समझाए में डिटेल से रिकॉर्डिंग्स में, ये एफको वाला नहीं था। अब आपको एफको वाला भी समझ आ गया। क्लियर है? जी सर। अब 150 सवाल है। ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्लस परचेजेस परचेजेस, हाँ परचेजेस, अगर तो माइनस रिटर्न। हाँ माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है ये चीज? जी अब इस सवाल में वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करो। ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड मैंने आपको लेक्चर में भी बताया हुआ है कि अगर उसने आपको पीरियोडिक का बताया हुआ ना, पीरियोडिक में क्या होता है कि आप एक ही साथ सिंगल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हो, तो वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि पीरियोडिक यूज करो। अगर सिर्फ उसने वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कहा हुआ है, सिर्फ वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, तो इसका मतलब है वो कौन सा कह रहा है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। ये देखें ऊपर एक सवाल भी आया था, एक यहाँ पर मैं, एक मिनट, सवाल था, मैं भी आपको बताता हूँ।
ये यहाँ पर उसे कहा है पीरियोडिक यूज करो, खुद आपको बताया हुआ है, नीचे फॉर्मूला भी बताया हुआ है उसका। अगर सिर्फ वेटेड एवरेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कौन सी वाली यूज करनी है आपने, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था कि हर इशू से या हर सेल से पहले जो इन्वेंट्री मौजूद होती थी उसके यूनिट्स को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देना, जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी उस पे वो इशू या सेल करना। ठीक है, ये पता है ना ठीक। आपको, जी। ये वेटेड एवरेज मेथड का। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली वही वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। उससे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू का आंसर आएगा वो यहाँ पर पुट करना है। परचेजेस जो आपकी हैं वो यहाँ पर लिख देनी है, कितनी परचेजेस है, दो। 10 मल्टीप्लाई बाय 19.8 और 20 मल्टीप्लाई बाय 24.5, उनका टोटल यहाँ पर लिख देना है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको ये बताई हुई है 6 यूनिट्स है और 15 है उनका, तो ये 15 टाइम्स 690 वो यहाँ पर लिख देना है। इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ठीक है, माइनस इसमें से आपने सेल्स कर देनी है, सेल्स आपकी ये 10 आइटम्स एट 30 300 आ जाएगा, 5 आइटम्स एट 30 150, तो 300 प्लस 150 450। तो 450 में से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आएगा वो माइनस कर देना, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता हो ना, तो फिर अगर वो आपसे कहे फाइफो मेथड आप इस्तेमाल कर रही हो तो आप सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री के आंसर्स का डिफरेंस होगा डिफरेंट मेथड में। ठीक है, बाकी परचेजेस में आपको जो पूरे महीने की परचेजेस है वो लिखनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री में जो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो लिखनी है, बस दैट्स इट। सेल्स में जो टोटल सेल्स है वो लिखनी है। क्लियर है, जी। कोई मसला तो नहीं है ना, इसमें कर लेंगे ना। जी। जी। अगेन वही आपने वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है, तो वही वाला फॉर्मूला है कि हर सेल्स से या हर इशू से पहले जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास इन्वेंट्री में उनकी वैल्यूज निकालनी है, उसको डिवाइड कर देना है यूनिट से, और जो कॉस्ट पर यूनिट आएगा उस पर आपने वो इशू करना है। ठीक है, ये भी सेम वही है। ये सवाल मैं आप लोगों को खुद नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर में मैंने आपको सारे तरह के सवाल कराए हुए हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट वाला सवाल है इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और चीजें पुट अप करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आप उसी तरह निकालेंगे जो मैंने मेथड आपको समझाया है उसके थ्रू। अगेन फाइफो के थ्रू क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो ये आप कर लेंगे। हाँ, अब ये आ गया, अभी आप आपसे मैं करवाता हूँ। ये भी हम कर चुके हैं, खैर चलें आप फिर भी बता दें। अभी अब प्राइसेस राइज कर रही है, राइज कर रही है तो इसका मतलब है सारे आंसर्स ऑपोजिट होंगे। प्राइस राइज कर रही है तो यहाँ पर मैं एक डमी एग्जांपल ले लेता हूँ कि फर्स्ट को थी प्राइस $5, 31st को है $8। फाइफो आप यूज कर रहे हैं तो फाइफो से बताएं जी पहले मुझे, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, कम ज्यादा, लो होगी। लो। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट है। बोले हाई। बोले, हाई ज्यादा होगा। होगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी ज्यादा होगी। अब आपको रिलेशन समझ आ गया ना उसका, तो बस सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आप एफको मेथड, वेटेड एवरेज, एवरेज से जो है कॉस्ट आपके इन बिटवीन एवरेज ही आएगी। अच्छा, 1 मिनट सब्र करें, मीटिंग टाइम एंड हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। चलो।